नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराज की वाणी। आई होप दोस्तों आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमानत है। आज मैं आपसे एक डरावना मगर सच्चा किस्सा साझा करने जा रही हूँ। यह किस्सा है या कहानी, यह आप पूरा सुनने के बाद अंत में तय कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम अमानत है। अभी मेरी आयु लगभग 20 वर्ष है। मेरे पिता एक टैक्सी ड्राइवर हैं। यह किस्सा भी मेरे पिता ने ही मुझे बताया था, जो लगभग आज से 20 वर्ष पहले ही उनके साथ पेश आया था। तो दोस्तों, आगे की सारी घटना मैं आपको अपने पिता के नज़रिए से ही बताऊंगी। दोस्तों, मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है। मेरी पैदाइश बिहार की है, मगर मैं शुरू से ही दिल्ली में रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता को बिहार में काम ना मिलने की वजह से वे मेहनत मजदूरी करने के लिए काफ़ी समय पहले ही दिल्ली चले आए थे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं दिल्ली की ही पैदाइश हूँ, या कि मेरी परवरिश सारी दिल्ली में ही हुई है। दोस्तों, ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से मुझे कभी भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। तो लगभग 20-21 वर्ष की आयु में ही मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था, और यही मेरी आगे चलकर ज़िंदगी भर की रोज़ी रोटी का ज़रिया भी बना। दिल्ली के हर गली कोने से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी टैक्सी हमेशा टैक्सी स्टैंड पर ही लगाता था दिन में, और रात की सवारी के लिए मैं अपनी टैक्सी हॉस्पिटल के बाहर लगाता था, और यहीं से मैं अपनी रात को अक्सर सवारी उठाता था। और लगभग सालों से मेरी यही दिनचर्या रही थी। उस रात भी मेरे साथ ऐसी ही एक घटना पेश आई, जिसकी कल्पना मैंने कभी अपने जीवन में भी नहीं की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो रात 15 दिसंबर 2004 की थी। उस रात भी मैं हमेशा की तरह हॉस्पिटल से एक मरीज़ को उठाकर उसके घर पर ड्रॉप करके वापस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। करीब रात के 11:15 या 11 का समय रहा होगा। सोचा एक और सवारी मिल जाए तो उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। यही सोच मैं वापस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा जा रहा था। रात का वक्त होने की वजह से चारों ओर बस अंधेरा और सन्नाटा ही पसरा था। रोड पर बस स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी और मेरी टैक्सी की हेडलाइट यही पड़ रही थी। रह रहकर गाड़ियों के गुजरने का शोर भी उस सन्नाटे को चीर रहा था। मैं अपनी मस्ती में टैक्सी में गाने चलाते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। कि तभी अचानक मुझे सफ़ेद साड़ी में एक औरत मेरी गाड़ी को हाथ का इशारा करते हुए रोड के किनारे खड़ी दिखी। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस वक्त इस सुनसान सड़क पर ये अकेली औरत कर क्या रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद इसको कोई इमरजेंसी रही हो सकता है इसकी स्कूटरी वगैरह कोई ख़राब ना हो गई हो। खैर, मैंने भी बिना ज़्यादा ध्यान दिए हुए ही अपनी टैक्सी उस लड़की या औरत के पास खड़ी कर दी। उस औरत के पास पहुंचने पर मैंने देखा कि वह काफ़ी घबराई और परेशान सी लग रही थी। उसके हाथ में कपड़े में लपेटा हुआ एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी था, जो उस वक्त काफ़ी रो रहा था। खैर, उस औरत से मैंने पूछा, क्या हुआ मैडम, कहाँ जाएंगी आप? तो उस औरत ने मुझसे कहा, आनंद विहार की तरफ ले चलो भैया। और इतना बोलते ही जल्दी से वह मेरी टैक्सी की खिड़की खोलकर एकदम से अंदर बैठ गई। तभी मैंने थोड़ा हिचकते हुए ही कहा,
मैडम, आनंद विहार की तरफ मैं नहीं जा रहा। मुझे वहाँ से वापस उल्टा अपना घर बहुत दूर पड़ेगा। तो वह औरत एकदम से बोली, भैया प्लीज़, मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मुझे जल्दी से यहाँ से जाना है, मेरी मदद कर दो। तो मैंने कहा, मैडम अगर आपका बच्चा बीमार है तो यहाँ आगे ही एक बड़ा हॉस्पिटल है, आप कहें तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो वह औरत एकदम से जैसे गुस्से में ही बोली, नहीं, यह सारे बड़े हॉस्पिटल वाले डॉक्टर चोर होते हैं, तुम मुझे जल्दी से वहीं ले चलो जहां तुम्हें कहा है। उस वक्त भी बच्चा लगातार उसकी गोद में रोए जा रहा था। तब मैंने भी ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा और मैंने गाड़ी रिवर्स घुमाकर आनंद विहार की तरफ ले ली। सुनसान सड़क पर मेरी गाड़ी दौड़े जा रही थी। आसपास से गुजरती हुई गाड़ियों का बस शोर रह रहकर उस सन्नाटे को चीर रहा था। मैं भी अपनी मस्ती में गाड़ी चलाते जा रहा था। वह औरत गाड़ी में पीछे की तरफ बैठी हुई ही लगातार अपने बच्चे को पुचकारते हुए ही प्यार किए जा रही थी। खैर, माँ बच्चे का रिश्ता होता ही ऐसा है। अब तक वह बच्चा भी चुप हो गया था। तभी मैंने बैक व्यू मिरर में देखा कि वह औरत लगातार अपने बच्चे को देखते हुए ही जैसे रो रही हो। उसकी आंखें नम थी और गाल आंसुओं से भीगे हुए। मैं अभी उसको देख ही रहा था कि वह नीचे अपने बच्चे को देखते हुए ही एकदम से बोली, गाड़ी रोक दो। मैं डर कर थोड़ा हैरान भी हुआ। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे उसको देखते हुए देख लिया हो और उसे मेरी ये हरकत नापसंद आई हो, या वह मुझे गलत समझ बैठी हो। तो मैंने हड़बड़ाते हुए ही कहा कि क्या हुआ मैडम? तो वह औरत एकदम से थोड़ी रुग्ण आवाज में बोली, गाड़ी रोको। मुझे उस सामने वाली गली में जो मेडिकल स्टोर है वहां से अपने बच्चे की दवा लानी है। मैंने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगा दी। मैं हैरानगी से सोच भी रहा था कि उसको कैसे पता चला कि कब वह मेडिकल स्टोर आ गया। खैर, वह औरत अपने बच्चे को चूमते हुए ही गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर ही गाड़ी से नीचे उतरते हुए मुझे आकर बोली, भैया मेरे बच्चे का ख्याल रखना, यह मेरी अमानत है आपके पास, मैं अभी आती हूँ। तो मैंने भी कहा, ठीक है बहन जी, पर ज़रा जल्दी आइएगा। इतना सुनते ही वह औरत रोड को क्रॉस कर दूसरी तरफ उस गली की ओर बढ़ने लगी। सुनसान सड़क पर जाते हुए ही उसके पायल की आवाज आ रही थी, छम छम छम। पर उस आवाज को सुनते हुए ही मुझे ऐसे लगा जैसे उसके बस एक ही पैर में पायल पहनी हो। खैर, वह औरत तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए उस रोड की तरफ चली गई और देखते ही देखते जैसे अंधेरे में वो मेरी नज़रों से ही गायब हो गई हो। मैं बस टैक्सी में बैठा उसके आने का इंतज़ार करने लगा। मेरी गाड़ी में अभी भी मध्यम गति में गीत चल रहे थे और वह बच्चा मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर एकदम मस्ती भरी नींद में सो रहा था। और मैं बस गाड़ी में बैठा उसके आने का इंतज़ार करता रहा। 5 मिनट बीते, 10 मिनट गुजरे, पर वह औरत वापस नहीं आई। अब मुझे थोड़ी बेचैनी भी होने लगी। मैं गाड़ी से उतरकर अंधेरे में ही उस औरत का इधर उधर देखने लगा, पर वह औरत मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। करीब आधा घंटा वहीं खड़े खड़े उस औरत का इंतज़ार करने के बाद मैं बुरी तरह से परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत
इस मासूम से बच्चे को मेरी गाड़ी में छोड़कर आखिर चली कहाँ गई। तो मैंने गाड़ी उस मेडिकल स्टोर की तरफ घुमा ली और जाकर उस मेडिकल स्टोर वाले भैया से पूछा कि यहाँ कोई औरत आई थी क्या। उस आदमी ने मुझसे कहा कि भाई साहब, जिस तरह का हुलिया आप बता रहे हो, ऐसी कोई भी औरत यहाँ नहीं आई। मैंने आजू बाजू वाली दुकानों से भी उस औरत के बारे में पता किया, लेकिन मुझे वहाँ भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैं परेशान होकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं गाड़ी खोलकर टैक्सी में बैठा, तभी मेरी नज़र पीछे की सीट पर गई। वहाँ बच्चे के साथ अब एक दूध की बोतल भी रखी हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब मैं यहाँ से गया था तब बैक सीट पर सिर्फ बच्चा था, कोई भी दूध की बोतल नहीं थी। तब मैंने फिर से परेशान होते ही गाड़ी से उतरकर उस औरत को इधर उधर ढूंढने की कोशिश की। मुझे लगा कि शायद वही दूध की बोतल मेरी गाड़ी में छोड़कर गई है। मैं वापस से मेडिकल स्टोर की तरफ गया और जाकर कहा कि भैया, क्या आपने अभी अभी देखा कोई औरत या फिर कोई भी मेरी गाड़ी में दूध की बोतल रखकर गया हो। तब उस मेडिकल वाले ने भी कहा कि देखिए भाई साहब, इस वक्त यहाँ कोई बहुत ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, लेकिन हमारा वहाँ ध्यान नहीं गया। हो सकता है बाजू के किसी दुकानदार ने देखा हो। तो मैंने बाजू में भी पता किया, पर उन दुकानदार का भी यही कहना था कि नहीं भाई, लग आपकी गाड़ी के पास तो कोई आया ही नहीं, और वैसे भी इस वक्त यहाँ कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो है ही नहीं कि हमें ध्यान ना रहे। मैं खुद यही सोच रहा था कि कब वो औरत, या ये कहें कि वो दूध की बोतल वहाँ आई कैसे। खैर, मैं उसी तरह परेशानी भरी हालत में ही उस बच्चे को लेकर सीधा अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा और जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को सारी घटना बताई। मैंने पुलिस के स्केच आर्टिस्ट को उस औरत का हुलिया बताकर स्केच भी बनवाया और यह भी बताया कि वह औरत शायद आनंद विहार के कहीं रहने वाली थी। स्केच देखने और आनंद विहार का नाम सुनने के बाद शायद पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ याद आया, तो उसने फौरन ही हवलदार से किसी केस की फाइल लाने को कहा। हवलदार भी थोड़ी ही देर में एक फाइल इंस्पेक्टर को देकर चला गया। तब पुलिस वाले ने उस फाइल में से एक तस्वीर मुझे दिखाते हुए ही पूछा, क्या यही औरत तेरी टैक्सी में बैठी थी? मैंने उस तस्वीर को काफ़ी गौर से देखा। वह तस्वीर एक नवविवाहित लड़की की थी, जिसने हाथों में लाल चूड़ा और लाल साड़ी पहनी हुई थी। पर उस लड़की के चेहरे पर मारपीट के काफ़ी सारे जख्म दिख रहे थे। लेकिन वो लड़की वही थी जो औरत मेरी गाड़ी में बैठी थी। मैंने तुरंत कहा, हाँ 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 सर, यही औरत थी। तब वह इंस्पेक्टर मुझे और अपनी टीम को साथ लेकर सीधा आनंद विहार कॉलोनी में एक घर में दाखिल हुए। आधी रात को जब पुलिस ने उस घर की घंटी बजाई तो दरवाजे पर पुलिस को देखकर उस परिवार के होश उड़ गए। जब उनसे पूछा गया कि उनकी बहू मधु कहाँ है, तो वह परिवार कोई संतोषजनक उत्तर ना दे पाया। पहले उन्होंने कहा कि उनकी बहू अपने मायके गई हुई है। जब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि उससे फ़ोन पर बात करवाओ, तो उसकी सास ने कहा, नहीं नहीं सर, दरअसल हमारी बहू अपने नवजन्मे बच्चे को लेकर घर से भाग गई है। जब पुलिस ने उनसे उस बच्चे की आयु पूछी, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए ही कहा, 3 दिन की बच्ची थी सर। पुलिस को उनकी बातों पर शक होने लगा, तो पुलिस ने शक के आधार पर ही उनके घर की तलाशी ली। तो मेरे साथ साथ पूरी पुलिस टीम के भी अंदर का नज़ारा देखकर होश उड़ गए। कमरे में उसी महिला की लाश बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर साफ था कि उसके साथ काफ़ी बुरी तरह से मारपीट की गई हो।
पुलिस ने लाश को हिरासत में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवार को गिरफ्तार कर लिया। उस रात मैं उस बच्ची को लेकर अपने घर चला गया, जो कि अभी तक इस पूरी कार्रवाई के दौरान बाहर गाड़ी में ही एक महिला हवलदार के पास थी। अपने घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सारी घटना भी बताई, लेकिन अभी हम सबका बुरी तरह से चौंकना बाकी था। अगले दिन मैं वापस से पुलिस स्टेशन में गया। तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने मुझे पूरे केस की जानकारी देते हुए बताया कि वह एक गरीब घर की लड़की थी, जिसकी शादी पिछले साल ही हुई थी। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए काफ़ी तंग करते थे और उस पर मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही अत्याचार भी करते थे। पहले भी उसने एक बार घरेलू हिंसा की शिकायत की थी। उस वक्त वो लड़की मां बनने वाली थी। तब पुलिस ने ससुराल वालों को वार्निंग देकर समझाकर छोड़ दिया था। 4 दिन पहले ही उस लड़की मधु ने एक बच्ची को जन्म दिया। लड़की के जन्म से परिवार नाखुश था। कल सुबह उन लोगों ने मिलकर उस लड़की को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके सर पर गहरी चोट लगी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, पर एक चीज मेरी समझ से बाहर है। तुम कह रहे हो वह लड़की रात को तेरी टैक्सी में बैठी और तुम्हें अपनी बेटी सौंपकर कहीं गायब हो गई, पर पोस्टमार्टम के अनुसार उस लड़की की मौत तो दिन में ही हो चुकी थी। तो फिर वो कैसे रात 11 बजे के बाद तुम्हारी टैक्सी में बैठ सकती है, अपनी बच्ची तुम्हें सौंप सकती है? यह बात जान मेरे भी मानो पूरी तरह से होश उड़ गए। अभी तक तो मैंने बस भूत प्रेत आत्माओं के बारे में सुना ही था, लेकिन अब तो मानो मुझे सच में ये बात का यकीन हो गया था कि रात को मेरी टैक्सी में बैठने वाली और मुझे अपनी अमानत अपना बच्चा सौंपने वाली वह कोई जिंदा औरत नहीं, बल्कि एक माँ की आत्मा थी, जो शायद अपने कातिलों से अपनी मासूम बच्ची को भी बचाना चाहती थी। उस दिन घर वापस आकर मैंने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। मेरी पत्नी भी यह सब जानकर उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। खैर, तब हमने उस माँ की अंतिम इच्छा समझकर उस मासूम बच्ची को कानूनी रूप से गोद लेने का फैसला किया, क्योंकि शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी हमें कोई अपनी औलाद नहीं थी। हमें लगा कि शायद भगवान की यही इच्छा हो और इसी रूप में भगवान हमारे माँ बाप बनने की इच्छा पूरी करना चाहता हो। इसके बाद हमने पुलिस वालों से बात करके और एक एनजीओ को बीच में डालकर कानूनी रूप से उस मासूम बच्ची को गोद ले लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगे। और उस बच्ची का नाम बड़े ही प्यार से हमने अमानत रखा। दोस्तों, मैं वही बच्ची हूँ जो अब बड़ी होकर कॉलेज भी जाने लगी है। मेरे पिता ने ये सारी बातें मुझे बताई थी कि कैसे मेरी असली माँ की आत्मा ने ही मुझे उन्हें सौंपा था, और साथ ही मेरे पिता ने मुझे एक पायल भी दी थी, जो कि बस एक ही पैर की थी। मेरे पापा ने मुझे यह भी बताया कि यह पायल उन्हें उसी कपड़े के अंदर लिपटी हुई मिली थी जब मेरी असली माँ की आत्मा ने मुझे टैक्सी में छोड़कर गई थी। दोस्तों, आज भी मैं वह एक ही पायल एक पैर में पहनती हूँ। मुझे अक्सर ही कई बार चलते हुए यह आभास होता है कि जैसे पायल की जोड़ी पूरी हो गई हो, यानी कि मेरी माँ की आत्मा हमेशा ही जैसे मेरे आसपास मेरा ख्याल रख रही हो। और दोस्तों, यह कोई कहने सुनने की बात नहीं है। अक्सर ही मुझे कई बार ऐसा आभास होता है जैसे मेरे आसपास ही कोई हो, कोई ऐसा जिसे मैं देख तो नहीं सकती पर महसूस ज़रूर कर सकती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि वह कोई और नहीं
बल्कि मेरी माँ ही है। दोस्तों, आपको मेरी इस कहानी के बारे में क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कहानी में यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। आई होप आपको ये अमानत जी की घटना पसंद आई हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर। साथ ही दोस्तों, ये था कि आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और दोनों माइक्स भी मेरे ख़राब हो चुके थे, बट फिर भी मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। और साथ ही आपका दिल से धन्यवाद। आपके प्यार और साथ की वजह से हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 666 यानी कि 666 हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जल्दी ये 1K क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों, प्यार और साथ बनाए रखिए।